वेक्टर है ना, वेक्टर चल रहा है। वेक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहले ये देखिए क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी पढ़ा आपने ना, ये चीज जिसे मापा जा सकता है, एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जो भी मापा जाने वाला चीज है ना। मैटर है, मैटर तो उसे कहते हैं जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जगह छेदता है, तो उसे मैटर कहा जाता है। लेकिन दुनिया की वे सारी चीजें जिसको मापा जा सकता है तो सब क्वांटिटी के नाम दिया गया। छोटा से लेकर बड़ा तक, बहुत बड़ा बड़ा, छोटे पॉइंट से लेकर बड़े पॉइंट तक सबको मापा जा सकता है ना, तो वो क्वांटिटी कहलाया था। क्वांटिटी आपने देखा दो टाइप का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी देखा। फंडामेंटल तो 7 टाइप का था ना, वह जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे मास। मास किसी पे भी डिपेंड करता है क्या? मास को कभी आप लेंथ में मेजर कर सकते हैं, लंबाई में माप सकते हैं मास को, वजन को कोई भी, मान लीजिए 5 kg की जगह पे आप बोलिए 5 मीटर चावल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कोई आपसे टाइम पूछता है तो कहिए कि 5 सेकेंड के बदले मीटर, 5 मीटर बजा है, नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये है कितना? 7 है। 7 है बच्चों, 7। कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आया मापने वाला चीज, वो सब कहलाया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद जो भी क्वांटिटी आया वो क्या कहलाया? डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। क्यों डिराइव्ड कहा गया? क्योंकि वो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। उसके बाद तो बहुत सारा क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ये सब जितना क्वांटिटी है, जब इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो फॉर्मूला के अनुसार आपको पता चलेगा कि सब में मास है, लेंथ है, टाइम है। जब ये सब मिला है फंडामेंटल, तब ये क्वांटिटी बना है। बिना मास, लेंथ, टाइम ये सब का नहीं बन सकता है कोई भी नया क्वांटिटी। वो डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाता है, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ये सब आपका कहलाया डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आए हम लोग देखेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे क्वांटिटी कितने टाइप का होता है। डायरेक्शन के बेसिस पे क्वांटिटी कितने टाइप का होता है? तो डायरेक्शन के बेसिस पे क्वांटिटी 3 टाइप का है ना। कौन कौन सा था? ऐसा एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा क्या था? टेंसर क्वांटिटी था ना। तो पहला जो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा क्वांटिटी जो जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, कोई चीज को मापने जाते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर तो होता ही है उसमें। बिना नंबर का कोई भी चीज मापा नहीं जा सकता है, तो वो आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। जो भी नंबर जो होता है मापने में, वो मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये बच्चों ये बात का आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन कौन सा है। ये नहीं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में अंतर ही नहीं समझ में आए, कोई मैग्नीट्यूड बोला कभी डायरेक्शन बोला, ऐसा नहीं। देखिए मैग्नीट्यूड उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो भी नंबर से हम मेजर करते हैं। नंबर जो यूज मापने के लिए जो नंबर यूज किया जाता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब खुद से सोचिए, क्या कोई भी क्वांटिटी बिना नंबर का मापा जा सकता है? क्या नहीं मापा जा सकता। नंबर तो बोलना ही पड़ेगा। 5 मीटर, 3 kg, 2 सेकेंड, 2 आवर्स, ये सब होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो देखा गया कि बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी आया जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो उसको कहा गया स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी जब हम जान गए कि हाँ ये सब क्वांटिटी को नहीं मापा जा सकता है तो स्केलर है, सिंपली ऐड करने से मिल जाए। ऐड सिंपली करेंगे, उसको ऐड करने का उसका कोई रूल नहीं होता है। 3 kg और 4 kg कितना हो जाता है? 7 kg हो जाता है। क्या इसको जोड़ने के लिए कोई रूल पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। बट वही वेक्टर क्वांटिटी आता है, ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो वो कौन सा क्वांटिटी हो सकता है जिसमें डायरेक्शन होगा? बहुत सारा हो सकता है। वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है। इसका कुछ सिंबल होना चाहिए, कुछ रिप्रेजेंटेशन। कैसे आप शो कीजिएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? आप कैसे पहचानिएगा? सो बताइए मुझे।
तो पहचानने के लिए कहा गया कि किसी भी लेटर पे, कोई भी लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी रहे, उस पर जब हम एरो लगा देंगे ऊपर में तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाए, इसमें डायरेक्शन हो। ठीक, लेकिन जरा सा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग, एक बार फिर से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे फोर्स जो आप लिखते हैं तो इस पर तो आप फोर्स को एरो लगा देते हैं तो ये डायरेक्शन हो गए, इसमें सिर्फ डायरेक्शन है और डायरेक्शन है या दोनों है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो ऐसे एरो रहने पे दोनों है, उसके साथ डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसे हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि यहां लिखा गया 5 न्यूटन ईस्ट लिखा गया, 5 न्यूटन ईस्ट, इसका मतलब क्या है? 5 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है सो बताइए, किस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन? कोई पूछे आपसे तो क्या जवाब दीजिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो आप लिख दीजिएगा एफ, फोर्स है। तो फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है? मोड से। अच्छा, मोड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ईस्ट क्या है? तो ईस्ट तो डायरेक्शन है ना, किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल होता होगा, बिल्कुल कैप लगा दीजिए, ऐसे हो जाए कैप एफ। देखिए, समझिए कि ये मैग्नीट्यूड शो करता है और ये डायरेक्शन शो करता है, और ये जो है अगर ऐसा सिंबल दे दे तो दोनों, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड हो तो ऐसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली डायरेक्शन हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहे कि नहीं सिर्फ हमें डायरेक्शन बताइए तब क्या कहिएगा उसको, कैसे? मोड एफ, ये कैप एफ या कैरेट ओवर एफ इक्वल टू क्या लिखिएगा? वेक्टर एफ अपॉन मोड एफ, सही होगा ना? देख लीजिए, यानी कोई भी क्वांटिटी का, मान लीजिए कि कोई कहे कि वेलोसिटी का बताइए, वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी होगा उस डायरेक्शन में होगा। तो कहेगा कि हमको इसका डायरेक्शन सिंबल निकालना है, तो क्या करें? तो ये कहेंगे कि भाई उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मोड v से डिवाइड कर देगा, इसको यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। जब भी हमें किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो वेक्टर क्वांटिटी का, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। देखिए ना, फोर्स आप लिखे हैं 5 न्यूटन, फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 5 न्यूटन लिखे हुए हैं, 5 न्यूटन ईस्ट लिखे हुए हैं। इसमें अगर आप 5 न्यूटन से डिवाइड कर दीजिएगा क्या होगा? ये तो कर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन ईस्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है? तो 1 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड, तो वह क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो कौन सा क्वांटिटी कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। देख लीजिए, यही होता है, ईस्ट हो गया। तो हम इसको कैप ओवर एफ इक्वल टू ईस्ट लिखेंगे, समझ गए? समझ गए मैं सभी लोग? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और दोनों जिस क्वांटिटी में रहता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आएगा। ठीक है, इसे मैं मिटाऊंगा और हम लोग जहां पे पढ़ रहे हैं वहां से चलेंगे हम लोग आगे। हम लोग जहां पे पढ़ रहे हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए हमें करना क्या है कि देखिए, हम लोग पढ़े थे रिजोल्यूशन, डायरेक्शन तो पढ़े ही थे। डायरेक्शन में आप क्या पढ़े थे? देखिए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन का नाम हम कैसे लिखेंगे सो बताना। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है, मान लीजिए वेक्टर एफ है, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, इधर की इसका नाम क्या है? ईस्ट है, इधर में वेस्ट है, इधर नॉर्थ और साउथ है, ठीक ना? तो इसका नाम आप 2 टाइप से लिखे थे ना। केस 1 में क्या था? जब थीटा 45 से ज्यादा होगा या थीटा 45 डिग्री से कम होगा तब इसका नाम क्या बोलिए? बताइए, अगर पहले से आपका कंप्लीट है बोलिए इसका नाम। नॉर्थ और ईस्ट बोलेंगे,
क्योंकि 45 से ज्यादा या कम रहेगा तब नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे। जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है वो बाद में बोलना है, ठीक ना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और अगर केस 2 रहे, केस 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तब क्या नाम लिखिएगा, यानी कहिएगा 45 डिग्री है तो y एक्सिस को पहले बोलना है। तीन तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ डॉट ईस्ट और नॉर्थ हाइफन ईस्ट बोलेंगे। इस 3 नाम से हम इसको जानेंगे। एक ये डायरेक्शन की बातें थी। अब बात हो गई एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे फॉर्म हुआ था। उस दोनों को आप टेल को टू टेल कनेक्ट किए थे। देखिए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इस दोनों के टेल टू टेल कनेक्ट किए थे तो इसके बीच एंगल फॉर्म हुआ था। फिर एक के हेड पे दूसरे के हेड को कनेक्ट किए थे तब इसके बीच एंगल फॉर्म हुआ था। ये जब थीटा तो ये भी थीटा हो जाता है। एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सेम ऑर्डर शो करता है। इसके बीच ये एंगल नहीं बनता है, इसके बीच एंगल कैसे बनता है, यहां पर हम थीटा दे देते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में भी हमें ये देखना था, ये ध्यान देना है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा था। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़े आप, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि एक वेक्टर को 2 पार्ट में रिजोल्व करना है। इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस है। यहां से कोई वेक्टर है, वेक्टर f, इसको 2 पार्ट में रिजोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे रिजोल्व करेंगे, यहां से इसको परपेंडिकुलर डाले थे, यहां पर fy हुआ था, ये fx हुआ था। क्या क्या इक्वेशन लिखे थे आप, fx प्लस fy इक्वल टू f लिखते थे, क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को जोड़ने का कोई रूल नहीं होता है। लेकिन जब हम इसमें ये fx की बात करेंगे तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या होता है, cos थीटा, और दूसरा वाला हो जाता है sin थीटा इक्वल टू f हो जाता है। दूसरा नंबर, इसमें अगर डायरेक्शन लगा दिया जाए तो क्या लिखिएगा, fx i कैप प्लस fy j कैप ई पढ़ चुके हैं आप। फिर क्या लिखिएगा, f cos थीटा f इक्वल टू f cos थीटा i कैप प्लस f sin थीटा j कैप। ये सब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। f का जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों को जोड़ कर निकालने के लिए, तब क्या करिएगा, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ना, तो इस टाइप से हम लोग फोर्स भी कैलकुलेट कर, किसी एक वेक्टर को रिजोल्व करने का प्रोसेस हम लोगों ने देखा। रिजोल्व भी कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। इन सब का यूज करके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। वेक्टर आपका 2 टाइप का होता है, क्या ये क्या क्या होता है बताइए, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर होता है। पोलर वेक्टर आप किसे कहते हैं, वह वेक्टर क्वांटिटी जो किसके लिए यूज होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज होता है, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए यूज होता है। वह वेक्टर क्वांटिटी जो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज होता हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको कहा जाता है पोलर वेक्टर। ठीक, तो उसमें पोजीशन वेक्टर आया था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था। दूसरा आया था एक्सियल वेक्टर, वह वेक्टर क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन के लिए यूज होता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी रोटेशनल मोशन के लिए यूज होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका एक्सियल वेक्टर कहलाता है। एक्सियल वेक्टर तो मैं कल पिछले क्लास में समझा चुका हूं। तो हम लोग आगे आज नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर आज पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होगा एडिशन ऑफ वेक्टर में।
हेडिंग डालिएगा सभी लोग। एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। ये दो टाइप का होता है। किसी वेक्टर को ऐड करने का जो रूल है वो दो टाइप का होता है। इट इज टू टाइप्स। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। एक नंबर में क्या है, देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा नंबर में क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये दो टाइप से हम किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का रूल यही है। तो सवाल है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का कंसेप्ट आया कैसे माइंड में। इसका कुछ न कुछ पहले से सोर्स रहा होगा, तभी ना समझ में आया होगा कि हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अचानक से तो नहीं कुछ ऐसे अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या होगा, अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हम लोग का पॉइंट है क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है। इसमें क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि इसका कंसेप्ट किस पे बेस्ड होता है, किसके कंसेप्ट पे बेस्ड है, कहां से आया है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। जस्ट पिछले क्लास में, कल ही की क्लास में मैंने समझाया था आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या हुआ था, वही प्रोसेस यहां अपनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे ये कंसेप्ट बेस्ड है। तो इसको भी लिखेंगे, इट इज बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहला लाइन तो ये हो गया, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट, कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर सेम ऑर्डर में है तो थर्ड साइड जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, और वो अदर दोनों साइड के सम के बराबर होगा। यही कहा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही ना कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। तो ट्रायंगल का भी कंसेप्ट तो यही, इसी पे बेस्ड है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी यही कहता है, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर सेम ऑर्डर में होता है तो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा और वो दोनों के सम के बराबर होगा। इसके डिफाइन कर लेते हैं। पहली बात आपने देखा कि कहां से निकल कर आया है, कैसे इसका कंसेप्ट माइंड में आया था। ऐसे ही आया, देखिए, इट शोज दैट, या इट इज डिफाइंड एज, it is defined as if two sides of a triangle are in same order, then तो इसका थर्ड साइड क्या होगा, थर्ड साइड विल बी इन अपोजिट ऑर्डर एंड इक्वल टू, या विच इज इक्वल टू sum of both sides। देखिए, उसके दोनों साइड के सम के बराबर होता है। मेन कंसेप्ट हमें ये ध्यान रखना है, टू साइड्स ऑफ ये ट्रायंगल
आर इन सेम ऑर्डर, देन क्या होगा, थर्ड साइड विल बी इन अपोजिट ऑर्डर, और क्या होगा, जो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ बोथ साइड्स के। इसे मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूं उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग बाय डायग्राम इस लैंग्वेज को प्रूफ करते हैं कि क्या कह रहा था, जैसे बोला है वैसे हम बाय डायग्राम कैसे समझेंगे, कैसे हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं बाय डायग्राम। देखिए पहले तो आपको कह दिया क्या कि एक वेक्टर इधर है, वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है इधर में वेक्टर बी। कहा कि इसे दोनों वेक्टर को आप ऐड कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे इसे ऐड कीजिएगा, इस दोनों वेक्टर को हमें ऐड कैसे करेंगे, किसके लॉ के अनुसार हम इसको अरेंज करेंगे। ये रूल क्या कर रहा है, दो किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर सेम ऑर्डर में है तो दो साइड, दो वेक्टर तो पता है हमको, थर्ड तो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन इस दोनों को दो साइड है उस ट्रायंगल का, इस दोनों साइड को हम कैसे अरेंज करें, सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर लिखा हुआ, सेम ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। जब हमको इससे सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना है तो आप बताइए मुझे, सेम ऑर्डर के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में क्या पढ़े थे, हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो सेम ऑर्डर में हो जाए, या हेड टू हेड कनेक्ट करेंगे तो हो जाए, सेम ऑर्डर में आ जाएगा, नहीं ना। सेम ऑर्डर में कब होगा, जब इसके हेड पे इसके टेल को कनेक्ट करेंगे तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा वो, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हमें इसे सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना होगा। देखिए वेक्टर ए है, इसे मैं पहले ऐसे, वेक्टर बी को मैंने शिफ्ट कर दिया, ना देखने में यहां दिक्कत थोड़ी होगी, चलिए इसे जरा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं बहुत ही बड़ा सा फिगर यहां पे ड्रा करूंगा। इससे पहले आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट आपके पास टाइम है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे देखेंगे। मेन पॉइंट है आपके वेक्टर का मेन पॉइंट है, मैं बार बार बताया हूं कि कहीं भी दिक्कत हो उससे व्हाट्सएप से भी पूछिए, लेकिन क्लास नहीं छोड़िए, है ना, डेली क्लास कीजिए। आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी मैंने समझाया है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर भी कोई बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो होने दीजिए इसे, अपने पे आप लोग अपने पे ध्यान रखिए। ठीक, इस पॉइंट में किसी को डाउट हो तो अभी मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं अभी माइक को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, ओके। तो इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं है, इसे नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए ना इसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए हमें प्रूफ करना है इसे कि ऐसा कैसे होता है, किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम ऑर्डर में होगा, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा, और वो दोनों के सम के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना होगा। देखिए क्या कर रहा है, इसमें कहा आपको दो वेक्टर दे दिया है, कौन कौन सा, एक वेक्टर आपका इधर दे दिया वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर ऐसे दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ, ए और बी, ठीक है ना, दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ये और बी दोनों गिवन है, ये दो वेक्टर,
इस दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे अरेंज करें जो सेम ऑर्डर में आ जाएगा। दो वेक्टर सिर्फ आपको देगा और उसे कहेगा जोड़िए, तो आप उसको पहले सेम ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। तो किसका डिफिनेशन यही दिखाता है, इसका परिभाषा क्या कहता है कि पहले दोनों को सेम ऑर्डर में अरेंज कीजिए। चलिए अरेंज करते हैं। सेम ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एक के हेड पे दूसरे वेक्टर को कनेक्ट करना पड़ता है, तो हम इसे पहले ये काम कर लेते हैं। देखिए ये है वेक्टर ए, इस पे मैं बी को अरेंज करता हूं, यही है वेक्टर बी। ये दोनों देखिए आ गया ना सेम ऑर्डर में, एक के हेड पे दूसरे के टेल को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को कनेक्ट किया गया है। देखिए दोनों का लेंथ डिफरेंट है, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या कीजिएगा, फ्री टेल कौन है, फ्री टेल ये है, और फ्री हेड कौन है, ये है। ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो फ्री है, किसी हम यहां से फ्री टेल टू फ्री हेड को कनेक्ट करेंगे, ये होगा। देखिए तो थर्ड साइड तो निकल गया ना, ये थर्ड साइड कैसे आया, फ्री टेल से फ्री हेड को कनेक्ट करने से आया है। और ये थर्ड साइड जो होता है वो रिजल्टेंट कहलाता है, दोनों वेक्टर का सम कहलाता है, और यही दोनों साइड के सम के बराबर होता है। ये कैसे कहा, कह तो दिया, लेकिन इसे प्रूव करना है हमें कि दोनों के सम के बराबर है कि नहीं। तो इसे कहा गया, इसे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें, यही है। तो ये हमें क्या दे रहा है, इस वेक्टर का लेंथ में शो कर रहा है, ये भी वेक्टर बी का लेंथ बता रहा है, मैग्नीट्यूड है वो, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो गई, मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे हम इसमें, मैग्नीट्यूड। अब ए और बी के बीच जरा एंगल आप बताइए मुझे, जब सेम ऑर्डर में होता है कोई दो वेक्टर, तो उसके बीच एंगल कैसे बनता है वो आप बताइए मुझे, कि एंगल कैसे बनाए हम, इसके बीच कैसे बनाते हैं। क्या ये इसके बीच का ये एंगल हो सकता है, क्या ये एंगल हो सकता है, नहीं, ये एंगल तो नहीं बनेगा कभी भी, सेम ऑर्डर के बीच कभी ऐसा एंगल नहीं बनता है। तो एंगल कौन सा बनता है, फर्स्ट वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया जाता है, आगे को बढ़ाया जाता है, फर्स्ट वेक्टर को हम आगे को बढ़ाएंगे। चलिए देखिए बढ़ा दिया मैं, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, सेकेंड वेक्टर को रिजोल्व करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है सेकेंड वेक्टर, और रिजोल्व करने का रूल भी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरह से रिजोल्व कर चुके हैं। तो बी को रिजोल्व करना, इसके बीच पहले एंगल तो मैं दिखा दूं, ठीक है। अब यहां से हम इसमें परपेंडिकुलर डाल देंगे, देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर मैंने डाला है, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि रिजोल्व करने के लिए तो पहले परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, किस पे, जिस पे एंगल बहुत फॉर्म हो रहा है, जिस पे एंगल बन रहा है, जिस साइड पे एंगल बन रहा है उस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया यहाँ पे, देखिए ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं पहले, ओ पी क्यू एस, कहिएगा आर क्यों नहीं लिखे सर, इसी को आर भी कहा जाता है। ये जो वेक्टर ए प्लस बी है इसी को वेक्टर आर भी कहा जाता है, रिजल्टेंट कहिए या ए प्लस बी लिखिए, दोनों का सम है। सारे पॉइंट को हमने लेटर से डिनोट कर दिया। तो अब आप बताइए, ये आपको बताना है, ये बी का जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा में होता है कि साइन थीटा में, जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है वो होता है आपका कॉस थीटा में। तो ये तो हो जाएगा इसका बी कॉस थीटा। तो दूसरा साइड वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। रिजॉल्व कर दिए, दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए। अब ये सब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू को ऐड करना है वेक्टर क्वांटिटी का। तो इतना काम कर, इतना काम हमने क्या किया, पहला एक वेक्टर के हेड पे दूसरे के टेल को कनेक्ट किया, दूसरा एक फ्री टेल से फ्री हेड को कनेक्ट कर दिए, तीसरा काम आपने क्या किया, एंगल बता दिया ए और बी के बीच में,
और चौथा काम किया कि बी को रिजोल्व कर दिया, बी को तोड़ दिया। ये 4 काम आपको आना चाहिए करने, ठीक ना। ये 4 पॉइंट जो है ये ध्यान रखना है। चलिए, तो अब ये रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का सम होगा, तो कितना आएगा ये तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने से पता चल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा कि ये जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे है, वो बताइए मुझे। तो वो बताएंगे हम लोग कि यहाँ से ये कुछ तो एंगल बना रहा होगा ए के साथ, तो इस एंगल को अल्फा माना गया। कहा गया कि रिजल्टेंट जो ये फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करेगा वो होगा इसका क्या, वो इसका डायरेक्शन शो करेगा। डायरेक्शन के लिए हम लोग अल्फा भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी पहले मैग्नीट्यूड पढ़िए। मैग्नीट्यूड के लिए जरा बताइए ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। देखिए इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस में क्या, ओ क्यू एस में ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा वो पहले मुझे कैलकुलेट पता करने दीजिए। ओ क्यू इक्वल टू क्या, मैं इसे ओपी प्लस पी क्यू में लिख सकता हूं। ओपी प्लस पी क्यू, ओनली मैग्नीट्यूड ऐड कर रहा हूं, उसमें वेक्टर का सिंबल नहीं लिखने लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए सिर्फ मुझे अभी मैग्नीट्यूड यूज करना है, तो ऐसा लिख दिया मैं। ओपी कितना है, ये है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस वो क्या है, तो बी कॉस थीटा हो गया। अब मैं उधर क्यूएस कितना है वो कैलकुलेट कर लेना है। क्यूएस कितना है, क्यूएस आपका है बी साइन थीटा, ये तो गिवन है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बताइए, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये चीज इक्वल टू आप क्या लिखते थे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे, लिखते हैं ना। तो वही बात अब इस ट्रायंगल में खोजिए, इसमें हाइपोटेनस कौन है, ओएस है, ओएस। तो मैं यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ओएस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर तो क्यूएस है, तो क्यूएस का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट में लिख रहा हूं, एक एक स्टेप को आपका शो कर रहा हूं, ठीक ना। तो देखिए ओएस है इतना, ओएस में क्या लिखिएगा यहाँ पे, ओएस इक्वल टू रूट अंडर, क्या मैं ओएस के जगह पे जो आप यहाँ इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको मैं लिख दूं, ओएस के जगह पे क्या मैं इसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड लिख दूं, लिख सकता हूं मैं। अब क्यूएस कितना है, तो बी साइन थीटा है, यस, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये ओ क्यू कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसको कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई पूछे क्या जवाब दीजिएगा, यही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहते हैं। वही अप्लाई कीजिए यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 2ab cos थीटा, ठीक है ना, 2ab cos थीटा आ जाए। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के पास रहने दीजिए, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और इसे आप लिख दीजिए क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में प्लस क्या होगा 2ab cos थीटा होगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 हो जाता है, इसलिए ये अब आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए ये जो आपको मिला है ये किसका मैग्नीट्यूड मिल गया, वेक्टर आर का। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही होता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, यहाँ पे है दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और ए और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड का यूज किया गया है। समझ गया ना, किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बहुत सारा केस पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है। जब भी आप चाहिएगा कि सर अगर कोई 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वो 3 मीटर नॉर्थ में की ओर या नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया है, तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ वो बताइए मुझे, या किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ वो भी मुझे बताइए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है ना। तो जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है सबको जोड़ने का तो एक ही रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी जो पढ़िएगा वो भी ट्रायंगल लॉ ऑफ पे ही बेस्ड है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे ही बेस्ड है। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आया कहां से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो ये जरा नोट कीजिए सभी लोग, ठीक है ना। आपके पास 1 मिनट टाइम है और कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए माइक को डिस्कनेक्ट करूंगा, कर रहा हूं अभी, फिर पूछ लीजिएगा, यहाँ से नोट कीजिए इसे। ऐसे मैं आपको ये ध्यान में रखकर समझाता हूं कि आपको किसी भी स्टेप में कहीं भी दिक्कत ना हो। सारे स्टेप को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैं माइक को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, कोई डाउट हो अगर तो पूछिए मुझसे, नहीं तो आप नोट कीजिए यहाँ से। 1 नंबर में ये, 2 नंबर में फिगर बनाना है, तीसरे नंबर में ये लिखना है, चौथे नंबर में ये लिखना है, 5वें नंबर में ये लिखना है। ये नंबरिंग के लिए है, इस फिगर इसको सिंबल इसको आप तो कॉपी में नहीं बनाइएगा, ठीक ना। इसे लिख दीजिए, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स। तो ये लैंग्वेज लिख दीजिए, इसके बाद ये फिगर बना दीजिए, फिगर, उसके बाद ये लिखना है, फिर ये नोट करना है, फिर इसको नोट करना है। आराम से नोट कीजिए समझते हुए। जब आप समझ जाते हैं तो कॉपी पे लिखने में खुद से लिखेंगे, आपके पास टाइम है। अभी कहीं भी कोई को डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, क्योंकि माइक डिस्कनेक्ट है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। इससे हमें दोनों वेक्टर के सम का ओनली मैग्नीट्यूड मिला है, सिर्फ नंबर मिलेगा इस फॉर्मूला से। डायरेक्शन के लिए कुछ और काम करेंगे, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो बेसिक 9th क्लास के
जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं, उसी के बेस पे वही काम किया है। हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु ज्वाइन नहीं किया है क्या? ठीक है, लिखिए, लिखिए ध्यान से, समझ गया। हम लोग अभी देख लिए ना कि किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का क्या रूल है, ठीक ना। बाय डायग्राम, डायग्राम का कैसे बनाते हैं, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं तो वो सेम ऑर्डर में हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच हम एंगल बना देते हैं। जब एंगल बनाते हैं तो सेकेंड वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, फर्स्ट को नहीं, सेकेंड को रिजोल्व करते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड वेक्टर को रिजोल्व कर दिए और फ्री टेल से फ्री हेड को कनेक्ट कर देते हैं, फ्री टेल से फ्री हेड को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो इससे ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है
और ये रिजल्टेंट क्या होता है, इस दोनों के सम के बराबर होता है, दोनों साइड पे, तो वो दोनों के सम के बराबर होगा। बट यहाँ पे एंगल है इसके बीच में, सिंपली ऐड तो कर नहीं सकते हैं, वेक्टर है, तो आपके पास फॉर्मूला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक ना, समझ गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप को इसका लिखते हैं डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड तो समझ गया कि हाँ सर मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट, डायरेक्शन क्या कीजिएगा इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का। ये अभी तो आप जान गए कि हाँ सर ये रिजल्टेंट तो ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, लेकिन कितने एंगल पे है वो एंगल बताइए मुझे, तो मैं कैसे एंगल का डायरेक्शन का नाम लिख पाऊंगा। बिना एंगल का आपने पहले ही डायरेक्शन का नाम लिखने के लिए दो केस लिखा था। पहला केस सब में तो एंगल पे ही डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन का नाम, जब एंगल ही पता नहीं होगा तो डायरेक्शन का नाम लिखेंगे कैसे, एंगल कैलकुलेट कीजिए। और देखिए केस 1 में है कहा में जा रहा है कि केस 2 में जा रहा है। अगर केस 1 में गया तो उस टाइप से नाम लिखिए, केस 2 में गया तो उस टाइप से नाम लिखेंगे, लेकिन एंगल कैलकुलेट करेंगे। अभी आप जब कभी भी आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, दोनों को जोड़ना हो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, समझिए ना। तो आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला पाई, ये फॉर्मूला उसका मैग्नीट्यूड आ जाए, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा ये डायरेक्शन के लिए आप लिखेंगे। देखिए फॉर डायरेक्शन ऑफ किसका, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए ये रिजल्टेंट है, इसके लिए कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्फा, अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो हम ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, ओ क्यू एस, तो ओ क्यू एस तो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इन ट्रायंगल ओ क्यू एस में क्या होगा, ओ क्यू एस में ये अल्फा है। इस एंगल को डिसाइड करके देखकर आप बताइए कि ये जो साइड है ये इसका कौन सा साइड है, ये बेस है कि परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है। सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे बेस होगा, क्योंकि जिस पर एंगल बनता है उस जिस दो साइड के बीच एंगल बनता है उसमें एक तो बेस होता है, सर्टेनली निश्चित रूप से एक बेस होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक बड़ा साइड भी होगा, सबसे बड़ा साइड, जो सबसे बड़ा साइड है वो बेस नहीं हो सकता है कभी भी। तो इस तीनों में कौन सबसे बड़ा साइड है, ये वाला सबसे बड़ा साइड है, देखिए रेड वाला सबसे बड़ा साइड है, तो ये तो हाइपोटेनस होगा। तो फिर दूसरा जो बच गया वही बेस होगा, ये तो बेस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर कौन है, ये है। तो चलिए क्या यूज करें हमें ए और बी का यूज करना है, ए और बी का, इसका तो हम ए प्लस इतना साइड यूज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर में हमको इसको यूज करना है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करके किसका लिखेंगे, tan का यूज करेंगे ना, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये पढ़े हुए हैं आप लोग। तो देखिए tan अल्फा, इसमें पहले लिख देता हूं, सिंस रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल, या हाँ ठीक, पहले तब एंगल को लिखें, रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल विथ, अल्फा एंगल किसके साथ फॉर्म कर रहा है, विथ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर हमेशा याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होगा कभी, सेकंड वेक्टर के साथ अभी नहीं बनाएगा। अगला केस तो आएगा जरूर कि सेकंड वेक्टर के साथ भी एंगल फॉर्म करेगा ये, लेकिन वो अल्फा नहीं होगा, वो बीटा कहलाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर के साथ हमेशा अल्फा एंगल ही फॉर्म करता है, याद रखिएगा। तो देखिए रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल विथ फर्स्ट वेक्टर। अब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या लिखे tan अल्फा,
tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, कौन सा साइड है, QS बाई OQ। बताइए QS कितना आया था, QS यहां से यहां तक, सॉरी QS ये है 20 sin थीटा। ये मैं लिखूंगा 20 sin थीटा अपॉन, अब OQ क्या है, O से Q तक का साइड बताइए, क्या OP प्लस PQ होगा, बिल्कुल होगा। OP प्लस PQ लिख देंगे, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ। तो 20 sin थीटा अपॉन OP कितना है, A है, A प्लस B cos थीटा होगा। ये होगा tan अल्फा इक्वल टू, देखिए tan अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो आपको ये थीटा मालूम होना चाहिए, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड दोनों का यूज करके तभी हम लोग इसे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, tan अल्फा। और इस अल्फा से ही हमें इसका डायरेक्शन एंगल जब मिल जाएगा तो डायरेक्शन का नाम तो लिखना जानते ही हैं, डायरेक्शन का नाम लिख देंगे आसानी से। जरा सा इसे भी मैं मिटाता हूं सिर्फ इसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखे और डायरेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे अल्फा क्या कीजिएगा, अल्फा इक्वल टू tan, जब इधर आएगा तो tan का पावर क्या होगा, tan का पावर 1 इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा होगा। ये होगा फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट फॉर डायरेक्शन। देखिए इसको नोट कर लीजिए, इट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट फॉर डायरेक्शन। ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, बट फॉर मैग्नीट्यूड। नोट कीजिए, यहां से यहां तक नोट करना है। फिगर जो है वैसे ही रहेगा, फिगर के जस्ट नीचे जहां तक यहां तक लिखे थे ना, इसके बाद में आप यहां से नोट कर लीजिए। सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। 2 मिनट टाइम है आपके पास, थोड़ा सा स्पीड लाइएगा तो इसमें हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे, ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये थोड़ा सोचने के लिए इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। देखिए कैसे हम लोग आसान से टफ की ओर बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे की ओर जितना भी किसी भी चैप्टर में जो आपको आएगा यही सब आएगा, इसी टाइप से रहेगा कैलकुलेशन। यही यहाँ पर अगर जल्दी कर दीजिएगा, ये नहीं यहाँ नहीं समझिएगा तो हम हमेशा ये आपका डाउट बना रह जाएगा कि कैसे आ रहा है ये। देखिए 9th 10th का भी कंसेप्ट यहाँ पर tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब यूज किया गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को यूज किया गया है। ना इधर भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ पर भी मैं इसको जरा लिख देता हूँ एक बार, और आप लोग भी फ्रेश लिख लीजिएगा। जैसे ये तो डायरेक्शन का फॉर्मूला हुआ, तो मैग्नीट्यूड का भी कोई फॉर्मूला होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, R इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होगा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, तो A और B के बीच का एंगल, ये भी ध्यान रखिएगा।
थीटा जो है वो आपको कहाँ का लेना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल हमें यहाँ थीटा को यूज करना है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या देख कर रहा है, सो नोट कर लीजिएगा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। देख लिए ना, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो तो ये अल्फा निकालना होगा, अल्फा। और ये अल्फा किसके बीच का एंगल है, अल्फा किसके बीच का एंगल है बताइए मुझे, ये एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर। देखिए रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है, अल्फा, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है, थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है और अल्फा किसके बीच का एंगल है, ये ध्यान रखना है। तभी हम लोग किसी दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। इस पर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए कितना आसानी से आप समझ जाइएगा। कंसेप्ट का ही मेन रोल होता है, सारा काम कंसेप्ट से ही होता है। इस पे बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी फिगर से बेस, ये जो फिगर है यही आपका बेसिक फिगर है, और इसमें हम 9 टाइप से, 9 तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, 9 टाइप से चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग 9 टाइप से चेंज करने वाले हैं। वो 9 टाइप अगर हम सीख गए तो हम इससे भी बेस्ड, इस पे भी बेस्ड कोई क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा, तो वो 9 टाइप को भी सीखना है। लेकिन यही बेसिक फॉर्मूला का यूज करके, बेसिक फॉर्मूला बिना तो हो ही नहीं सकता है, बेसिक फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, तभी ना होगा। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, ऐसा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिया होंगे। तो उधर वाले पार्ट को मैं मिटाकर इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं पहले, ताकि ये कंसेप्ट आपको सही से समझ में आ जाए। जब इस पे आप क्वेश्चन कर दीजिएगा तो तब ना इस पे बेस्ड हम लोग इसका यूनिक कंसेप्ट सबको लिखते जाएंगे, इसका केस वाइज करके, केस 1, केस 2, केस 3 करके 9 केस हम लिखने वाले हैं इस पे, ठीक ना। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या होगा, यहां पे एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, ए मैन मूव्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड किधर की ओर, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए नॉर्थ में ये टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, विथ वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड। देखिए पहले वो ईस्ट में गया,
फिर वो नॉर्थ में टर्न हो गया है और आपको कैलकुलेट करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर उसका बताइए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए, रिजल्टेंट मतलब दोनों वेलोसिटी का सम क्या होगा वो बताइए मुझे, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में आपको बताना कि मैग्नीट्यूड में इसका कितना जोड़ने पे आ रहा है और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन किससे कैलकुलेट करना होगा, किससे, ये दोनों आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तब आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए और 1 मिनट टाइम है, इसे जरा ट्राई कीजिए ऐसा डायग्राम बना के। आप इसको गलती कीजिएगा फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन गलती पहले आपसे कराऊंगा तभी मैं समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट, मीन्स मैं बता चुका हूं कि सम होता है वेक्टर में, अब इसको सम के बदले रिजल्टेंट बोला जा रहा है। रिजल्टेंट और रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन, उस मैन का रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको बताना है। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन, जरा ट्राई कीजिए, 1 मिनट टाइम है आपके पास। बच्चों इस फॉर्मूला को तो आप लोग लिखे हुए हैं, मैं मिटा भी दूंगा, तो अपनी कॉपी में आप देख लीजिए कि सर फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि तो इसके बाद वाले स्टेप को लिखने के लिए मेरे पास यही जगह है, स्पेस यही है, इसका यूज करेंगे, इसे इरेज करना पड़ेगा। आज तो बहुत कम स्टूडेंट रन किया है, कारण कुछ स्टूडेंट बता रहा है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी का मोबाइल खराब हो गया है। तो आप लोगों को जो अभी प्रेजेंट है उसे इससे परेशान नहीं होना है कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, आप अपने पे ध्यान दीजिए, ये होता रहता है, टीचर सिर्फ समझा ही सकते हैं ना। जिस बच्चे को आदत बनी हुई है एब्सेंट होकर पढ़ते रहने का, तो वो तो करेगा ही, उससे तो रेगुलर रह नहीं सकता है वो। तो आप लोग रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास चलना चाहिए, तभी समझ में आएगा। एक क्लास छोड़ के दूसरे को पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए देखते हैं कि मैं तुरंत आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो कुछ भी छूट जाता है मैं भेज देता हूँ, क्योंकि उसका वैल्यू मुझे पता है। जिस स्टूडेंट को इसका वैल्यू पता नहीं होता है वो तो कहता भी नहीं कि भेजिए सर, वो जानता है कि छोड़ो ना, क्या होगा, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, समझना किसको है। तो वैसा नहीं, पर ये अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में है, अभी तो हमें बहुत दूर तक चलना है, अभी जैसे स्टार्ट ही किए हैं, और अभी से ही सारी डेली एक ही क्लास है, घर में रह के पढ़ना पड़ रहा है, फिर क्यों परेशान होंगे। तो और अच्छी बात है कि घर में रह करके और हम पूरे क्लास के जैसा हम पढ़ाई करें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। मैं माइक को डिस्कनेक्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन ये भी बात आप जान लीजिए कि मैं आपको आपकी कमी को आप कहाँ क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं वो सब मैं ध्यान में रख करके लिखता हूँ यहाँ, कि आपको पूछना ना पड़े, नहीं पूछना पड़े। जो भी स्टूडेंट पहले इस पॉइंट सब पे क्वेश्चन किया था वो सब पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूँ, देखिए, ठीक है। इसे मैं इरेज करूंगा, सभी लोग लिख लिए होंगे। अब इसे इरेज करके और मैं डायग्राम बनाऊंगा ऊपर वाले जैसा। देखिए पहले कह रहा है क्या कि ये जा रहा है किधर, पहले ये आदमी जा किधर रहा है, इसके डायरेक्शन को दिखाना है। पहले तो ये आदमी जा रहा है ईस्ट की ओर, देखिए किस वेलोसिटी से, इसका v1 वेलोसिटी होगा और वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। देखिए
कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ जाने के बाद ये किधर टर्न हो रहा है, नॉर्थ की ओर, क्योंकि इधर की ओर ईस्ट डायरेक्शन होता है ना। पहले रुकिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा देता हूँ। पहले डायरेक्शन दिखाकर फिर मैं बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करेगा चलना। देखिए इधर में ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। हमेशा ये ओरिजिन से चला जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है वो से स्टार्ट करेंगे। वो से जा रहा है ये किधर, पहले ये चलेगा ईस्ट में मूव किया है तो इसका पहला वेलोसिटी होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर का सिंबल देंगे और वो होगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ जाने के बाद कितना, किधर टर्न हो रहा है, नॉर्थ की ओर। देखिए बच्चों, नॉर्थ की ओर टर्न हो गया, लेकिन यहाँ पे अब इसका v2 वेलोसिटी चेंज हो चुका है। ये है कितना, तो 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक, तो दो वेक्टर तो हमको मिल गया। अब ये दोनों वेक्टर दे दिया, कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट इस दोनों को जोड़िए। तो इसके पहले जरा ये बात बताइए, क्या ये इसके हेड पे दूसरे का टेल कनेक्टेड है ना, यहाँ दोनों सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, तो इसके बीच एंगल जरा मुझे बताइए आप क्या होगा। ये जो एंगल है कितना डिग्री एंगल बन रहा है, V1 और V2 के बीच एंगल कितना डिग्री बन रहा है, हैं? देखिए क्या मैं बताया था, ऐसे अगर इस टाइप से कोई भी बॉडी कनेक्टेड है तो इसके बीच का ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल हो जाता है, इसी के जैसा में है, यहां भी तो इसी के जैसा बन रहा है। तो हम लोग एंगल भी हमें कैलकुलेट हो गया, इसके V1 और V2 के बीच जो एंगल है थीटा, वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब आपको रिजल्टेंट कहाँ निकालना, तो क्या कीजिएगा, फ्री टेल कौन है इसका, ये है, फ्री टेल से फ्री हेड को कनेक्ट कर दीजिए। ओरली मौखिक रूप से तो आप जान गए कि सर ये जो जाएगा इस डायरेक्शन में, इधर की ओर जाएगा, लेकिन उधर की ओर तो बहुत सारा डायरेक्शन बनाया जा सकता है। आपका फ्रेंड कहेगा ठीक है, तुम कह रहे हो उधर जाएगा तो उधर ही जाएगा, लेकिन हम कहें कि इधर जाएगा, कोई आपका दूसरा फ्रेंड कहेगा इधर जाएगा, कोई तीसरा फ्रेंड कहेगा नहीं इधर जाएगा। तो किसका सही माने, हम किसको हम सही माने इसमें, तो एंगल कैलकुलेट करेंगे तभी पता चल पाएगा, नहीं तो एंगल का पता ही नहीं चलेगा, इसका आइडिया ही नहीं लगेगा कि किधर जाएगा ये। ठीक, समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो इसके लिए हम लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, एंगल रिजल्टेंट यही ना है, यही ना रिजल्टेंट है, वेक्टर आर, ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा फर्स्ट वेक्टर के साथ वो क्या होगा, अल्फा, अल्फा एंगल होगा, तो अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे तो एंगल मिल जाएगा। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले। तो फॉर मैग्नीट्यूड आपको बार बार लिखना नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है रूट अंडर, यहाँ V1 V2 का यूज किया है, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 क्या होगा, cos थीटा होगा। देखिए तो फिर ये यहाँ पर V1 कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10√3 इंटू क्या लिखिएगा, cos कितना डिग्री, cos 90 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का स्क्वायर का क्या होगा 100 प्लस, ये बताइए मुझे इसका स्क्वायर क्या लिखिएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और √3 का स्क्वायर क्या होगा, कहेंगे अगर आप √3 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा बच्चों, √3 में अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 3 हो जाता है। तो 3 इंटू 100 यानी 300 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10√3 इंटू cos 90 का वैल्यू क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0।
जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आता है? जीरो। इधर का टर्म तो जीरो हो गया ना, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 300 प्लस 0, यानी ओनली रूट अंडर 400 हो जाएगा, सिर्फ रूट अंडर 400 होगा। सर मुझे लगता है यहां से आप लोग को ये नहीं दिखेगा, यहां तक हुआ ठीक, ये दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं उधर, अच्छा इसको मिटा देता हूं, फ्रेश लिखता हूं। इस छोटे छोटे कैलकुलेशन को जरा जरूर लिख लीजिएगा। √3 का स्क्वायर जब है तो ये होगा √3 इंटू √3 यानी 3, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 100 प्लस 300, तो 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अगर सिंपली जोड़ते हैं तो आप क्या करते? 20√3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है सर, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वेक्टर में देखिए कि इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या आ गया। अब कहिएगा ना कि सर इसका एंगल भी बता दीजिए, तो डायरेक्शन के लिए एंगल निकालना पड़ेगा, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है बताइए? क्या लिखे हैं अभी? tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा लिखे थे, b sin थीटा, देखिए b sin थीटा लिखे थे पहले, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे थे, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है? v2 है, तो v2 sin थीटा लिखेंगे हम, v2 sin थीटा अपॉन v1 प्लस v2 cos थीटा। सेकेंड वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, सेकेंड वेक्टर को हम यहां लिख दिए, तो क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? v2 की जगह क्या रखिएगा? v2 10√3 है, 10√3 साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री, अपॉन 10 प्लस 10√3 cos 90 डिग्री, यही होगा ना? समझ चुके हैं? इसके आगे का कैलकुलेशन मैं यहां लिख देता हूं, जरा से देखिए क्या होगा। 10√3 और साइन 90 डिग्री है, तो क्या बचेगा? 10√3 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक, और 10 प्लस या cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये आया आपका 10√3/10, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है ना? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? चलिए बच्चों यहां तक पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद वाले स्टेप को मैं लिखूंगा, यार नोट कीजिए, होता है कोई बात नहीं, फिगर को मैं मिटा नहीं सकता हूं, तो उसी पे बेस्ड मुझे बहुत सारे कंसेप्ट को आगे को समझाना है। जरा सा है इसको नोट कीजिए, इस फिगर को बनाइए, फिर ये लिखिए, इसके बाद यहाँ लिखिए, छोटा सा कैलकुलेशन ये भी साइड में नोट कर लीजिएगा रफ में, ताकि आगे की ओर ऐसा हो तो परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, फुल्ली बेस्ड है इस पे। हमें जरूरत है केवल अपने लक्ष्य पे फोकस करने का, माइंड कंसंट्रेट करने का। वो हम बहुत बड़ा लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम छोटे छोटे पॉइंट लक्ष्य को, टारगेट को वैल्यू देंगे। छोटे छोटे को जब वैल्यू दीजिएगा तब वो बड़े लक्ष्य तक पहुंचेगा। किसी का ये छूट गया, मान लीजिए कॉपी से लिख लेगा, किसी तरह से लिख लेगा, तो समझ में थोड़ी आ जाएगा, उतना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसको, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्लास क्यों करते हैं? सर की बातों को सुनने के लिए,
और वो पॉइंट हमें दिखने के लिए, लिखने और याद करने के लिए नहीं, दिखाई दे रहा है, मैंने दिखा दिया। देखिए ईस्ट डायरेक्शन में गया, फिर नॉर्थ में गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मैंने लिखा है। जब आप लोग नोट कर लीजिएगा तो कोई भी एक आदमी जब वीडियो ऑन कर दीजिएगा मैं समझ जाऊंगा नोट कर लिए आप। ये क्वेश्चन का ठीक ना बच्चों, जब इसका 9 केस हम लोग पढ़ लेंगे फिर मैं आपको असाइनमेंट का पीडीएफ सेंड करूंगा। पीडीएफ आपको जाएगा व्हाट्सएप पे, तो उसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप डिस्कस करूंगा मैं आपसे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क घर से बनाकर लाने के लिए, यहां तक का काम आपको करना है। ठीक, इधर का नोट कीजिए, मैं उधर का मिटाता हूँ। इस साइड वाला मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। उस साइड का नोट करते रहिए। देखिए फिगर को मैं फिर से बना दूंगा, लेकिन पहले इसका क्या लिखिएगा, 10√3 sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और यहाँ पे 10 प्लस 10√3 cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 लिख देता हूं मैं, सिंस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 और sin 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो आप बताइए यहाँ क्या करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा ना, 10√3/10 होगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया tan अल्फा इक्वल टू √3, यानी अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा, tan इनवर्स √3। बताइए √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का ना, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। जब 60 डिग्री है तो किस केस में जाएगा, फर्स्ट केस में जाएगा या सेकंड केस में, तो ये चला जाएगा आपका फर्स्ट केस में। 45 से ज्यादा है, 45 से जब ज्यादा या कम रहता है तो क्या होता है, डायरेक्शन क्या लिखते हैं बताइए। फिगर क्या था, फिगर में यही ना था, ये था और इधर की ओर इसका डायरेक्शन था, इधर की ओर, तो ये अल्फा जो आ गया ये 60 आ गया, इसका डायरेक्शन क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड कितना आया था आपको, 20 आया है, मैग्नीट्यूड तो इसका 20 हो गया, लेकिन डायरेक्शन का नाम क्या लिखिएगा, ये तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, तो बोलिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे, है ना। इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा, वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखेंगे,
रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू होगा, क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री टुवर्ड्स इधर की ओर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये सारे काम आप लोग खुद कर सकते हैं। हम लोग इतना पॉइंट पढ़ लिए कि ये सब आप लोग खुद कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, तो घर से ट्राई करके लाइएगा। घर से बनाने के लिए एक क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं। फिर हम लोग कल का क्लास और भी इम्पोर्टेंट होगा, इसका यूनिट केस पढ़ना है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों पूरा साइंस ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं। तो जब सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही हम पढ़ रहे हैं तो हम क्लास नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो, घर का काम काज ये सब तो हमेशा सबको लगा रहता है, लेकिन उससे आपका ये पॉइंट छूट गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, विश्वास कीजिए। दोबारा मिलेगा भी तो वो टाइम नहीं रहेगा, वो इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट खत्म रहेगा आपका। अभी जो आपके सामने ये नया नया पॉइंट आ रहा है, ये सब उस समय में इंटरेस्ट कम हो जाए। तो हर चीज का एक समय होता है, इस समय में आप इसे पढ़कर सीखिएगा, उसका इंटरेस्ट कुछ अलग होगा। देखिए डायरेक्शन का नाम आपने लिखा, अब क्या होगा, अब क्या लिखिएगा, एक क्वेश्चन घर से लाने के लिए होमवर्क। A car travels with velocity 5 kilometer per hour towards वेस्ट की ओर जा रहा है, देखिए, एंड टर्न्स टुवर्ड्स साउथ विथ वेलोसिटी 5√3 किलोमीटर पर आवर। तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ कार का रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बच्चों। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी लोग, ये आपका होमवर्क है, और आज मैं यहीं पे रोकूंगा। अभी मैं माइक को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, जिससे जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट पूछने का मौका तो मैं दे ही रहा हूं बच्चों आपको। तो